गाज़ा में हमास और इसराइल की जंग को आज 2 महीने मुकम्मल हो चुके हैं। सामने एक तस्वीर है। इस तस्वीर में ये जो शख्स हैं ये चीन के विदेश मंत्री हैं जिनका हाथ ऊपर है, और ये इधर जो दाईं तरफ हैं ये अमेरिका के विदेश मंत्री हैं जिनका हाथ नीचे है। तस्वीरें जो लोग देखते हैं और बॉडी लैंग्वेज से रीड करते हैं वो इनका मतलब अच्छी तरह से समझते हैं कि ये क्या बयान करती है। अमेरिका की पोजीशन अब नहीं बची है कुछ भी इस दुनिया में, और वो एक जंग हारने वाला मुल्क दुनिया के सामने मौजूद है। पहले उसको अफ़गानिस्तान में शिकस्त हुई, उसके बाद यूक्रेन में बुरी तरह से शिकस्त हो चुकी है। यूक्रेन की जंग में अब अमेरिका ने इनकार कर दिया कि हम कोई पैसा नहीं दे सकते हैं यूक्रेन को, हमारे पास पैसा नहीं है देने को। वहीं अमेरिकी जो ट्रेजरी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसने बताया है कि अभी तक जितने भी ऐलान किए गए थे कि इतना पैसा यूक्रेन की जंग में अमेरिका ने दिया, उसमें से एक भी डॉलर, नॉट ए सिंगल डॉलर, यूक्रेन को कभी दिया ही नहीं गया। जो हथियार दिए गए वो यूरोपियन यूनियन और यूरोप के दूसरे मुल्कों से जो यूक्रेन को दिया गया था पैसा, उन पैसों के बदले में अमेरिका उसको हथियार बेचता रहा, और ऐसे हथियार के बनने के बाद उनके ट्रायल नहीं हुए, कोई टेस्ट नहीं हुए, डायरेक्ट सीधे भेज दिए गए और वो वहाँ पर चल भी नहीं सके। बहुत सारे हथियार ऐसे ख़राब हथियार थे जो इस्तेमाल के वक्त में काम नहीं आए। एक तस्वीर और दिखाते हैं आपको। ये तस्वीर है अरब की और अफ्रीका की। यहाँ आप ये ब्लू जो रंग में देख रहे हैं ये समंदर है, ये अरबियन सी है, और ये रेड सी है इधर जहाँ एरो है इस वक्त, ये सऊदी अरब है, और इधर ये यमन है। यमन से हमले होते हैं इधर इसराइल पर ऊपर की तरफ जाके। नीचे अरबियन सी के बाद में फिर इधर ये अफ्रीका के देश हैं जिसमें सोमालिया है, जबूती है, इथोपिया है, ये, और ये यमन है। यमन की तरफ से इसराइल पर हमले होते हैं, और इस रेड सी में इसराइल अभी तक इसराइल के कई सारे नेवल शिप को, जिनकी ओनरशिप इसराइल के लोगों के पास है, यमन के अंसारुल्लाह यानी हुती जो हैं, हुती बागिश कहा जाता था उनको, लेकिन अब वो पूरी एक फ़ौज है और मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं। 7 साल तक सऊदी अरब और यमन के बीच 2015 से इस साल के यानी 2023 के शुरू के वक्त तक जंग चलती रही। इस जंग को चीन के बीच में दखल देने से और सऊदी अरब और ईरान के बीच आपस में सुलह करा देने के बाद ये जंग रुक गई। अब यमन की तरफ से जो मिसाइल दागे जाते हैं इसराइल के ऊपर, वो सऊदी अरब की एयर स्पेस से होकर के जाते हैं। यहाँ रेड सी में, ये जो हम दिखा रहे हैं एरो के साथ में, रेड सी में अमेरिका ने अपने कुछ नेवल शिप डिप्लॉय किए ताकि वो हुतीज़ के जो हमले हैं उनको रोक सके। अब सऊदी अरब ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है, और बिल्कुल हिदायत दे दी है, चेतावनी क्या हिदायत, कि यमन के ऊपर किसी तरह की कोई फ़ौजी कार्रवाई न हो। जिस यमन के साथ सऊदी अरब की 7 साल से जंग चल रही थी, चीन के दखल से अब चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं। और किसने धमकी दी है, किसने चेतावनी दी है, हिदायत किसने दी है? सऊदी अरब ने, और किसी नहीं। सऊदी अरब ने कहा है कि यमन के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी दखल अमेरिका न दे। और इस रेड सी से, ये जो रेड सी है, यहाँ से निकलते हैं, और ये बहुत छोटी सी स्ट्रेन है, एक 30 किलोमीटर चौड़ी पट्टी जो हम एरो से दिखा रहे हैं, ये 30 किलोमीटर के तकरीबन है, जो बहुत सकरात समंदर हो जाता है इधर रेड सी से अरबियन सी के तरफ आते हो। ये दुनिया के व्यस्ततम रास्तों में से, समुद्री रास्तों में से, जहाँ से कार्गो शिप्स गुजरते हैं। और ये कार्गो शिप्स जो हैं दिन में तकरीबन 80 से लेकर के 100 तक यहाँ से माल लेकर के, सामान लेकर के इनका गुजर होता है। अब यमन की तरफ से धमकी दी गई है कि अगर इसराइल ने हमास के ऊपर, गाज़ा में फ़लस्तीन के ऊपर हमले जारी रखे तो हम ये रास्ता, बाबे मतलब कहलाता है ये, इसको बंद कर देंगे। आने जाने का समंदर से जो भी 80 और 100 के बीच में कार्गो शिप गुजरते हैं, उनके आने जाने का हम रास्ता बंद कर देंगे। दुनिया में क्राइसिस खड़ा हो जाएगा, और इतनी ताकत यमन की है कि वो बंद कर देगा।
सऊदी अरब भी इसमें कोई कुछ नहीं करेगा और बाकी सोमालिया या जबूती या इथोपिया कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। और आपको बता दें कि इस वक्त बहुत भयानक लड़ाई चल रही है फ़लस्तीन के अंदर। इसराइल की सेना खान यूनुस के कई सारे इलाकों में टैंक लेकर के दाखिल हो चुकी है और वहाँ पर वो गलियों में, सड़कों पर खुलेआम अब दोनों तरफ से आमने सामने मुकाबला हो रहा है। अभी तक गाज़ा में ये लोग जंग लड़ रहे थे, अब गाज़ा से ये जंग दाखिल हो चुकी है खान यूनुस में, क्योंकि इसराइल को अभी तक अपने जो हॉस्टेजेस हैं वो नहीं मिले हैं। 200 से ज़्यादा हॉस्टेजेस अभी भी इसराइल के हमास के पास हैं, तो उनकी रिहाई के लिए इसराइल परेशान है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। किसी भी तरह से उसको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। इस दौरान जो बातचीत थी, नेगोशिएशंस हो रहे थे हॉस्टेजेस की अदला बदली के लिए, वो वार्ता पूरी तरह से रुक चुकी है। अब जंग इस वक्त बहुत शदीद हो चुकी है। गाज़ा में हालात बिल्कुल ख़राब हैं और शहीद होने वालों की, फ़लस्तीनी जो अवाम है उनके शहीद होने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों को आप बिल्कुल भी तवज्जो न दें। मरने वालों की अब तक जो ख़त्म हुए हैं 40,000 से ज़्यादा, तकरीबन 45,000 लोग शहीद हो चुके हैं और ज़ख्मी अलग हैं। एक रिपोर्ट आप देखें, फिर बात करेंगे। इसराइल का भांडा चौक चौराहे में जाकर फूटा है। बड़ा ही कमाल हो गया है। हुआ ये है कि अगर हैरेड्स अखबार इसराइल का ये खबर ब्रेक कर रहा है तो बस आप समझ लें कि लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट में उरूज पर पहुंच गई है और अब उनके आर्मी चीफ का, उनके जर्नैलों का और उनकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का जो इत्तेसाब होगा वो देखने वाला होगा। इसीलिए वो इस जंग को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, लंबा कर रहे हैं कि हमारा इत्तेसाब ना हो जाए। हैरेड्स को ये खबर इतने बड़े पैमाने पर जाकर मिली, उसमें लिखा ये है कि ये जो हमला था 7 अक्टूबर का, इस हमले को आप जानते हैं कि म्यूज़िक फेस्टिवल हो रहा था और वहाँ पर हमास के लोग पहुँचे, वहाँ से सिक्योरिटी हटा ली गई और सिक्योरिटी हटाने के बाद अब कहानी असल ये खुली है कि 7 अक्टूबर के हमले से एक रात पहले तो अभी तक आपको ये सारी बातें समझ आई ना कि उनको 1 साल पहले का पता था। फिर कहा जी 40 पेजेस की वो तमाम चीज़ें और इंटेलिजेंस मालूमात जो थी वो सारा कुछ रिलीज़ कर दिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने। अब वो कह रहे हैं कि हमले से एक दिन पहले 6 अक्टूबर को जर्नैलों की, उनके कमांडरों की मीटिंग हुई कि कल हमला होने वाला है हमास का। जगह भी उनको पता थी, लेकिन उस हमले को उन्होंने नहीं रोका। और मज़े की बात यह है 9 घंटे तक हमास के लोग वहाँ पर मौजूद थे म्यूज़िक फेस्टिवल में, लेकिन कोई बंदा वहाँ पर नहीं गया, ना उनको वहाँ पर जाकर रोका और वहाँ से सिक्योरिटी हटा ली गई। अब आपको ये सारे का सारा मामला क्लियर हो गया है कि उनकी फौज, उनके जर्नैल, उन सबको पता था ये हमला होने वाला है। सबसे पहले मिस्र ने कहा हमने 10 दिन पहले इत्तला दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर ब्रेक की 1 साल पहले का पता था। फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि जो निचले लोअर रैंक और फ्रंट ट्रूप्स जो थे वहाँ भी खवातीन और फौजी, उन सब ने वीडियोस बना कर दी और वीडियोस बनाकर पता ये चला कि हमला हो रहा है। अब इस सारे मामले पर फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि 40 पेजेस की इंटेलिजेंस मालूमात थी। अब हैरेड्स ने कहा कि हमले से एक दिन पहले कमांडरों का, जर्नैलों का इजलास होता है और इस इजलास में उनको कहा गया कि भाई कल हमला होने वाला है और उनको जगह पता थी, लेकिन ना तो उन्होंने म्यूज़िक फेस्टिवल में जाकर उनको कहा कि आप ये बंद कर दें, बल्कि 6 अक्टूबर को म्यूज़िक फेस्टिवल ख़त्म होना था, उन्होंने कहा नहीं एक दिन और कर लें। यानी एक एक मालूमात थी। अब आपको समझ आई है कि अंदर से मालूमात कैसे जा रही थी। कहानी का रुख आप ये समझ लें कि अब आपको समझ आई है। देखिए ये जो जर्नैल होते हैं ये ऊपर बैठकर फैसला करते हैं, अपने फौजी मरवा दिए, अपने लोग मरवा दिए, हमला कर लिया और उसके बाद वो इजराइल के अंदर जो मामला हुआ वो तो आप सबको पता है। इजरायली जर्नैलों ने फैसला कर लिया था कि यार ठीक है, अगर हमारे 300-400 फौजी मारे जाते हैं या थोड़ी सी जंग हो जाती है, उस वक्त 5, 10, 20, 25 हज़ार हमारे फौजी मारे जाते हैं, जो इस वक्त कम से कम 5 हज़ार के करीब, तो अब फिगर अगर सही आएगी तो आपको पता चलेगा उनके फौजी मारे जा चुके हैं।
सिविलियन तो ज़्यादा मारे जा ही नहीं रहे, वो ना उनके साथ कोई लड़ाई हो रही है। लड़ाई तो असल में जर्नैलों की है और लड़ाई हो रही है फौजियों के साथ। तो हमास के लोग तो फौजियों को मार रहे हैं, लेकिन कहानी तो ये है कि खेल अब ये पता ये चला है कि उनको पता था, सबसे पहले उनको पता था कि सारे का सारा मामला होने जा रहा है। देखिए, अब कहानी ये है कि बात सबको पता चलती जा रही है। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरली कह दिया है, उन्होंने कहा है कि हम फ़लस्तीन को तस्लीम करें और हम उसी को तस्लीम करने जा रहे हैं। हमें इजराइल और इनके मामले की अब किसी तरह की ज़रूरत नहीं है। अब इस सारे मामले पर देखिए, उनके लोग मारे जा रहे हैं, सारे लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आप पर हमले हो रहे हैं। अब आप ये सोचें कि नेतन्याहू का पहले का मामला और ये बाकी जर्नैलों का, उनको ये बात क्यों पता, उन्होंने हमला क्यों नहीं रोका? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने हमला इसलिए नहीं रोका कि जो इस्माइल हानिया ने आज बात कर दी है वो बात बड़ी क्लियर हो गई है। उन्होंने कहा कि इन्होंने हमला जो हुआ था, इन्होंने प्लान ये किया था कि इन्होंने हम पर एक बहुत बड़ा हमला करना था, जिसके बाद फ़लस्तीन पूरे का पूरा इनके पास चला जाना था, हड़प लेना था इन्होंने, फ़लस्तीन को खा जाना था। और फ़लस्तीन हड़पने के बाद अचानक से इन्होंने हम पर हमला बोल देना था, और यानी पूरी तरह मस्जिद अक्सा भी हमारे हाथ से जानी थी, चीज़ें जानी थी, सब कुछ जाना था। तो हमें इस प्लान का पता चल गया, हमने उस प्लान से पहले इन पर हमला कर लिया। अब एक बात यहाँ समझने वाली है, इस्माइल हानिया ने कहा कि हमें प्लान का पता चल गया, तो वो प्लान की खबर किसने दी थी? ये सबसे बड़ी बात है। वो तो गार्डियन बात कर चुका है कि इनके जर्नैलों और इनके अंदर के जो लोग हैं, जो असल में प्रॉब्लम ये है कि वो चाह नहीं रहे थे, क्योंकि उनको पता था तीसरी जंग अज़ीम छिड़ जानी है और जो हालात चाह रहे हैं उसी तरफ हम मामला लेकर जा रहे हैं। तो वो कह रहा था कि किसी सूरत, यानी गार्डियन ने क्लियर कह दिया कि भाई इनके अंदर से वो हमास के जो मुखबर हैं या जासूस है वो बैठे हुए हैं और उनको पता था ये हमला होने वाला है। तो उन्होंने पहले इनको इन्फॉर्म कर दिया और बताया ये सारा कुछ मामला, एक एक चीज़ बताई, हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज इधर है, फलाना ये वो, और इस सारे मामले के अंदर कि ताकि ये जंग ना हो। अब प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो इसराइल की फौजों को मार पड़ी है, वो भी तो जाहिर सी बात है, अंदर से खबरें जा रही हैं कि इनकी पोजीशन कहाँ पर है, क्या है, ताकि इसराइल का नुकसान हो और वो जंग रुके। एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब फौज के अंदर आधे जर्नैल एक तरफ हो जाते हैं इसराइल के, और आधे इसराइल के जर्नैल एक तरफ है, आधे कुछ चाह रहे हैं, आधे कुछ चाह रहे हैं, आधे नेतन्याहू के साथ मिले हुए हैं और आधे कह रहे हैं कि नहीं, अंदर से वो खबरें पास कर रहे हैं। ये सारे का सारा जो मामला आ रहा है वो तो बड़ा क्लियर हो चुका है कि किस तरह। और आप ये सोचें, उनके फौज के लोग ही थे, जर्नैल थे इसराइल के, उन्होंने कहा ठीक है हमास हमला करते, हमारे बंदे मारे जाते तो क्या हुआ, अगर मारे जाएंगे हमारे को जर्नैलों को थोड़ी कुछ हो रहा है। अब वो कमांडरों का इजलास जो हुआ है, अब उसके मिनट्स, उसकी तमाम इंफॉर्मेशन निकल के सामने आएगी कि सिक्योरिटी किसने हटाई थी, कैसे हमास के लोग अंदर आए थे। देखिए, अब तक जो जितने भी ये लोग हैं जो आ रहे हैं, जो आकर मिल रहे हैं, एहतजाज करें कि हमारे लोग नहीं आ रहे, कैदियों के जो रिश्तेदार हैं, वो आकर क्या कहते हैं, वो आकर नेतन्याहू और इन सबको कह रहे हैं कि आप हमें ये कहानियां ना बताएं कि हमास ये कर रहा है वो कर रहा है, हमें ये बताएं आपने हमला क्यों नहीं रोका। देखिए, बड़ा सीरियस कंसर्न, अब तो भाटा फूट गया ना कि इन्होंने तो बहुत बड़ा प्लान बनाया, बता इनको पता था हमला होने वाला है, क्यों मजाक उड़ा रहा है पूरा वर्ल्ड की इंटेलिजेंस मालूमात। वो जो एक आई खातून, उसने आकर नेतन्याहू से बात की कैदियों में से जिसकी रिश्तेदार थी, उसने कहा किधर चली गई तुम्हारी इंटेलिजेंस एजेंसी, बड़ा तुम भरम बढ़ते थे, हमने तुम्हें पैसा दिया, बजट दिया, कहाँ है हमारी सिक्योरिटी। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें इस काम के लिए बजट दिया जाता है, सिक्योरिटी तुम नहीं दे सकते, तो झक मारने के लिए तुम काम कर रहे हो फौज में, इंटेलिजेंस इदारों में, या मुसाद ये काम कर रही है, शिन बैत कर क्या रही है। नेतन्याहू कहता है कि मुझे तो बताया नहीं था, इन्होंने वो कसूरवार है। अब असल में जो सबसे बड़ा मसला ये पैदा हो गया है कि ये जैसे ही अगर ये जंग रुकती है तो इन जर्नैलों की, नेतन्याहू की, शिन बैत की, मुसाद की, सबकी इंक्वायरियाँ खुल जाएंगी कि ये लोग अंदर से शामिल थे और इनको पता था, बल्कि मालूमात दे रहे थे। वरना आप बता दें, न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर रॉकेट आकर कोई गिर सकता है, कहाँ गया आपका ये डिफेंस सिस्टम। यार, कोई इंसान हो दुनिया के अंदर, आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई साहब आप ये बताएं आप बंदे से कि ये कैसे मुमकिन है, आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हो, वहां पर कोई एरिया गहरा रॉकेट आकर मार जाएगा, आपका एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं करेगा। इसका मतलब है आपने रोका नहीं है या फिर आप फेल हो गए हैं। यानी वो दो ही लफ्ज हो सकते हैं ना, या तो आप मिले हुए हैं या आप नाअहल हैं, तीसरी तो कोई बात ही नहीं है। या तो आप नाअहल हैं या आप मिले हुए हैं। तो आप बताएं आपके न्यूक्लियर की फैसिलिटीज
आपके जर्नैलों के घर के बाहर से अगर एक जना, इन्होंने अपने जर्नैल भी पकड़वा दिए। एक बंदा है, जर्नैल है फौज का, हाजिर सर्विस है, उसके घर के बाहर सिक्योरिटी खत्म हो जाती है, उठाकर ले जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ पर गए हैं। यानी कि थोड़ा सा बंदे को पता चलता है, उठाकर ले गए हैं। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम सारा जैम हो गया, फिर सब कुछ ताबड़तोड़ हमले हो गए, सब कुछ तबाह हो गया। यानी इंसान इस सारी सूरत हाल में थोड़ी सी चीज़ों को बेहतरी की तरफ देखता है कि ये कैसे मामला हो गया, कैसे ये सारी सूरत हाल होगी। अब आज आकर एंड के ऊपर ये बात पता चलती है कि लड़ाई जो थी वो अंदर ही अंदर चल रही थी। देखिए पिछले 2, 2.5, 3 साल में 5 इलेक्शन हो चुके हैं, 6 इलेक्शन हो चुके हैं तकरीबन इजराइल के अंदर। और ये 5-6 जो इलेक्शन है, कभी 2 महीने के लिए हुकूमत आती, कभी 4 के लिए आती, कभी 5 के लिए। और नेतन्याहू कभी गया है, कभी आता है, कभी जा रहा है। अब तो सूरत हाल ये है कि उसके खिलाफ केसेस खुल रहे थे। अब वो यहाँ पर अगर ये उसको लगता है, अब सारे इस पर दबाव डाल रहे हैं। आप ये देखिए कि सऊदी अरब ने अमेरिका को कह दिया है कि आप खित्ते के अंदर कोई हमला ना करें, कोई जंग नहीं चाहिए, बल्कि इसराइल को रोके जंग के लिए। तो कहानी का रुख ये है कि अब तक की सारी जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो तो बड़े ज़बरदस्त लेवल पर जाकर इसराइल को झटके पर झटका लग रहा है कि आप कैसे आपने हमला होने दिया। अब यहाँ पर असल में अमेरिका भी पीछे हट रहा है। अमेरिका को ये लग रहा है कि भाई ये सारा कुछ इन्होंने किया। देखिए अमेरिका को भी ये बात समझ आ गई है कि इन्होंने प्लान जो किया था, इनका प्लान असल में था ये कि जब हम ये काम करेंगे तो उसके बाद हमें एक मौका मिलेगा, हम जाकर इन पर करेंगे हमला। हम कोई हफ्ते के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में पूरे का पूरा फतह कर लेंगे। आज की ताज़ा सूरत हाल है कि अमेरिका ने कहा है कि आप अगर इस जंग को बहुत भी जल्दी अगर ख़त्म करना चाहें, यानी कुछ इलाका फतह करना चाहें, तो आपको 2024 आ जाएगा और 2024 में जाकर ये मामला होगा। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि इस साल तो कम से कम ये नहीं होने वाला, और अगले साल का क्या मामला होगा, कैसे होगा, ये बात अभी तक हमें पता नहीं, और किसी को भी नहीं पता कि क्या सूरत हाल होगी, कैसे होगी, किस लेवल पर मामला होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम सारी सूरत हाल का अंदाज़ा लगाते हैं तो हमें क्लियरली ये बात पता चलती है कि इजराइल के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक सारे मिले हुए थे, और कुछ उधर मिले हुए थे, कुछ इधर मिले हुए थे। प्रॉब्लम ये है कि नेतन्याहू को अभी तक ये नहीं पता कि मेरे वाले जर्नैल क्या करें, मेरे साथ है, ऊपर से कौन है। आप ये देखें कि इजराइल के अब लोग मारे जा रहे हैं, बुरी तरह मारे जा रहे हैं। और आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि नेतन्याहू ने उन फैमिलीज़ को ये बात कह दी है कि मैं आपकी कोई गारंटी इस वक्त नहीं लेता कि आपके घर वाले ज़िंदा बच के आएंगे या नहीं। सोचिए आपके घर वाले सामने बैठे हो और 62 दिन हो जाए जंग को शुरू हुए, और आप जाकर प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हो कि जिसके एक हुक्म के ऊपर ये जंग रुक सकती है। तो प्राइम मिनिस्टर आपको कहता है कि जी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आपके लोग ज़िंदा रहे या नहीं ना रहे। सोचिए एक अगर बीवी वहाँ पर है, उसका खामद कैद में है, या एक औरत जो है उसकी माँ कैद में है, या एक शख्स उसकी बहन कैद में है, तो आप बताइए उसके ऊपर क्या बीतेगी। कि हो सकता है वो कह रहे जी मारे जाए, वहाँ पर तो वो गिरेबानों तक आ रहे थे इनके। यानी आप सोच लें कि इतनी बुरी सूरत हाल नेतन्याहू की हो गई है कि उनको पता ही नहीं चल पा रहा कि हमने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। आप लोगों को झूठ भी बोल सकते हैं कि नहीं यार हो सकता है, वो इन पर दबाव डाल रही है कि आप ये काम करें। वो आगे से कहते हैं कि नहीं असल में हम ये काम नहीं कर सकते। असल में पूरे का पूरा जो इस वक्त सिनेरियो है वो सारे का सारा इस वक्त तबाह होता जा रहा है, और इसराइल इस वक्त पूरे वर्ल्ड के लिए निशाने इबरत बना हुआ है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब तक अंदर से मदद ना आए आपको पता ही नहीं चल सकता कि नक्शे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से मदद हो रही है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ कहाँ पर है। ये जब इंक्वायरियाँ खुलेंगी तो ये तो सारे जर्नैल जो है इनका कोर्ट मार्शल हो जाएगा कि ये क्या किया था इन्होंने बैठकर, इनका तो सारे का सारा भुड़कस निकल जाएगा। तो अब आपको ये बात समझ आ रही है कि क्यों उनका आर्मी चीफ और सारे कह नहीं हमने तो एंड तक लेकर जाना। असल में वो क्या चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि एक दफ़ा हम इसको एंड तक ले जाएं, हम कोई विक्ट्री करके दिखा रहे अपने जर्नैल और ये सारा कुछ, कि बाद में हम कोई इलाका फतह कर लें, हम कह लें देखो हमने हमास को ख़त्म कर लिया, तो इंक्वायरियों को हम मैनेज कर लेंगे। जब याद रखिएगा आप अगर जब फतह होती है तो कोई ये नहीं देखता कि आज कैच छोड़ा था, बॉलिंग गंदी की थी, वो कवर हो जाता है। तो जब किसी